नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर। हम सब संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण में हम लोग स्वर संधियों का अध्ययन कर चुके थे और व्यंजन संधि अर्थात हल संधि को पढ़ रहे थे। हल संधि में हम लोगों ने इश्चुत संधि पढ़ा। इश्चुत संधि में पढ़ा स्तोह इश्चुना हिस्सु। इश्चु आदेश हो रहा था इसलिए इश्चु कहा, इसको इश्चुत संधि कहा गया। इष्टुत संधि पढ़ा, उसमें इष्टुह आदेश हो रहा था, इष्टुत संधि हो गया। जस्तु संधि पढ़ा, उसमें जस क्या था, आदेश था, इसलिए जस्तु संधि कहा गया। चरतु संधि में चर आदेश था, इसलिए चर कहा गया। इसी क्रम में हम लोग आज संधि उसमें पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार संधि की बात करते हैं तो एक प्रश्न टेट और सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। तो अयोगवाह की संख्या 4 होती है। हम लोगों को पता है अन्न होता है, आह होता है, जिह्वा मूलीय और उपधमनीय। तो इस तरह से हम इसको अनुस्वार संधि कहें या अयोगवाह संधि कहें, ठीक। लेकिन ये क्या होता है कि हमें व्याकरण शास्त्र में या अष्टाध्यायी में ये क्या है कि अनुस्वार संधि के नाम से ही हमको मिलेगी। और अनुस्वार संधि का महर्षि पाणिनि ने सूत्र क्या दिया? मौनुस्वारः। क्या दिया? मौनुस्वारः। और इन्होंने इसको क्या किया? 8वें अध्याय के तीसरे पाद में 23वें नंबर पर इस सूत्र का वर्णन किया है। किसका? मौनुस्वारः। तो अब देखेंगे कि अनुस्वार संधि है, अर्थात अनुस्वार संधि इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें अनुस्वार आदेश हो रहा है, इसलिए इसको अनुस्वार संधि कहा गया। क्या कहा गया? अनुस्वार संधि। अब इसका हम सूत्रार्थ समझ लेते हैं। इसमें क्या है? मौनुस्वारः। तो मौनुस्वारः है तो म का क्या हो जाएगा? अब देखेंगे इसमें सूत्रार्थ हो जाएगा। सूत्रार्थ हो जाएगा यदि म पदांत के बाद कोई भी व्यंजन या हल आए तो। अब क्या कहा? यदि मां पदांत के बाद कोई भी व्यंजन या हल, व्यंजन कहें या इसको क्या कहा जा सकता है? हल। प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन रखे गए इसलिए हल कहा जा सकता है। हल आए तो अनुस्वार आदेश होता है। अनुस्वार आदेश होता है। अनुस्वार आदेश होता है। अनुस्वार आदेश होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें पूर्व वर्ण क्या हो जाएंगे, पर वर्ण क्या हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? संधि वर्ण क्या हो जाएगा। तो अब इसमें हम पूर्व वर्ण देखते हैं तो पूर्व वर्ण के रूप में क्या हो जाएगा भाई? इसमें पूर्व वर्ण, फिर इसके बाद पर वर्ण और क्या हो जाएगा? संधि वर्ण। अब संधि वर्ण, पूर्व वर्ण में हम इसमें देख लेते हैं। पूर्व वर्ण में क्या होगा? पूर्व वर्ण में देखते हैं पदांत मकार। मकार का मतलब होता है मां प्लस क्या हो जाएगा? अकार। मां प्लस अकार। तो पदांत मकार होता है। तो पदांत का मतलब होता है पद का अंत। तो पदांत मकार। तो पदांत जैसे होता है, जैसे हरि शब्द है, हरि क्या है? पद है। और इसमें क्या हो जाएगा? मां हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? मां पदांत। तो क्या होना चाहिए? पदांत मकार। कार क्या है? इसमें प्रत्यय लगेगा और कार का अर्थ हो जाएगा बोलना, मां को बोलना है। तो अब इसमें क्या है? पदांत मां। तो हरिम में क्या है? हरि शब्द का
द्वितीया विभक्ति है, हरि शब्द का द्वितीया विभक्ति है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पदांत मा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं परवर्ण। परवर्ण में क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हल। हल का अर्थ क्या होता है, व्यंजन। हल का अर्थ क्या होता है, व्यंजन। हल का अर्थ क्या होता है, व्यंजन। तो इसमें कोई भी व्यंजन होगा, पदांत मा के बाद कोई भी व्यंजन होगा तो संधि वर्ण क्या हो जाएगा। अब संधि के अनुसार इसका नाम क्या, अनुस्वार। तो संधि वर्ण क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं एक बार पुनः समझते हैं कि पूर्व वर्ण में पदांत मा होगा यानी पदांत मकार होगा, पर वर्ण में क्या है, हल होगा अर्थात व्यंजन होगा, और संधि वर्ण में क्या होगा, अनुस्वार होगा। संधि वर्ण क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कह सकते हैं पदांत मकार के बाद यदि हल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो इन दोनों के संयोग से क्या हो जाएगा, माँ जो हलंत है या मकार है वो अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जैसे हरिम और प्लस क्या हो जाएगा, वंदे। अब देखेंगे इसमें एक उदाहरण के से स्पष्ट करते हैं, पूर्व वर्ण क्या होना चाहिए, पदांत मकार होना चाहिए। तो इसमें हरिम शब्द में क्या है, हरि शब्द का क्या हो जाएगा, म जो है वो क्या है, मकार है, और ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए ये क्या है, पद है, शब्द नहीं है, पद है। और इसके बाद क्या बताया गया, पर वर्ण में कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आए या हल आए तो वह क्या है, व्यंजन है। अब देखिए पदांत मा पूर्व वर्ण में और पर वर्ण में बा मिल रहा है, तो इन दोनों किससे क्या है, अनुस्वार बन जाएगा। क्या बनेगा, अनुस्वार बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, हरिम वंदे। क्या हो जाएगा, हरिम वंदे। अब ऐसी स्थिति में एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो अनुस्वार होगा वो संयोग किसके साथ करेगा, केवल करेगा तो स्वर वर्णों के साथ ही करेगा। लेकिन अगर हम इसको कहें कि व्यंजन के साथ कर दें तो अनुस्वार व्यंजन का साथ नहीं करेगा। अब देखते हैं जैसे आप लोगों ने एक ये पढ़े होंगे और पढ़ाते भी होंगे, ऐसी स्थिति में देखते हैं कि जैसे हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं अन और आहा, ये दो क्या है, हिंदी वर्णमाला की क्या है, अयोगवां है। तो अन में क्या है, जो आ पर अनुस्वार है, आ पर क्या है, अनुस्वार है, इसलिए क्या हुआ, अन बन गया। अह में विसर्ग है, ये दोनों क्या अयोगवाह हैं। क्या हो जाएंगे, ये दोनों अयोगवाह, अयोगवाह। अब इसमें ये स्पष्ट करना है कि आ पर तो अनुस्वार हो सकता है, अर्थात स्वर पर तो हो सकता है, आ पर हो सकता है, ई पर हो सकता है, ओ पर हो सकता है, री पर हो सकता है, ए पर हो सकता है, ओ पर हो सकता है, लेकिन क्या है, ये किसी भी व्यंजन में नहीं हो सकता है। ये क्या है, अगर हम का पर करना चाहें, हलंत वर्ण प्योर शुद्ध व्यंजन होगा, या कह सकते हैं इसमें आ को निकाल दिया गया, तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार के रूप में का नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, किम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें इसमें अगर हलंत लगा दें और इसमें क्या है कि तब अनुस्वार लगाएं, तब ऐसी स्थिति में ये नहीं होगा। तो हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि जब भी इनका संयोग होगा तो होगा किसके साथ, होगा तो स्वर वर्णों के साथ ही इनका संयोग होगा। तो पहला उदाहरण हम लोगों ने क्या देखा, हरिम प्लस वंदे, हरिम और वंदे, तो क्या हो गया, हरिम वंदे। अगला उदाहरण देखते हैं, तुम क्या हो जाएगा, तुम धन करोस या करोति, क्या हो जाएगा, तुम प्लस करोति। ठीक है। और या अब देखेंगे इसमें क्या है, ये जो माँ मिल रहा है ये क्या हलंत के रूप में है, अर्थात पदांत माँ है, और इधर क्या है, व्यंजन मिल रहा है। तो इधर पदांत माँ और इधर क्या है, व्यंजन मिल रहा है। ऐसी स्थिति में इनसे बनेगा क्या, अनुस्वार बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, त्वम करोति, त्वम करोति। ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे धनम प्लस गच्छ, क्या हो जाएगा, धनम प्लस गच्छ। ठीक है, धनम प्लस क्या हो जाएगा, गच्छ हो जाएगा। अब देखेंगे इधर हमको माँ पदांत मिल रहा है और इधर क्या कहा आपने
कि परवर्ण में कोई हल हो, कोई व्यंजन हो तो गा मिल सकता है, तो मां के साथ गा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, धनम गच्छ। क्या हो जाएगा, धनम गच्छ। इस तरह से क्या हो जाएगा, दुखम प्लस सहेत क्या हो जाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, दुखम धन सहेत। अब देखेंगे इसमें क्या मिला हमको, मां पदांत मिला, इधर क्या मिल गया, व्यंजन मिला अर्थात हल मिला। तो इन दोनों के संयोग से क्या बन जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। और हो क्या जाएगा, दुखम सहेत। तो इस तरह से क्या है कि यदि मां पदांत के बाद कोई भी हल वर्ण आता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। ठीक, इसी क्रम में हम अगली संधि पढ़ते हैं, परस्वर्ण संधि। अब हम लोग अनुस्वार संधि पढ़े और अनुस्वार संधि में ये हम लोगों को निश्चित हो गया कि यदि मां पदांत के बाद या पदांत मकार के बाद कोई भी हल आएगा तो अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार हम लोगों के समझ में आ गया, अनुस्वार संधि होती क्या है। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, परस वर्ण संधि। परस वर्ण संधि का सूत्र क्या है, अनुस्वार से यही परस वर्णः, अनुस्वार से यही परस वर्णः। इसको महर्षि पाणिनि ने 8वें अध्याय के 4थे पाद में 58 क्रमांक पर इस सूत्र को लिखा। अष्टाध्यायी में इसका क्रमांक क्या है, 8वां अध्याय है, 4था पाद है, क्रमांक सूत्र क्रमांक है 58। अब इसका हम सूत्र विश्लेषण कर लेते हैं या सूत्र अर्थ समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सूत्र विश्लेषण हम कर लेते हैं। सूत्र विश्लेषण, सूत्र विश्लेषण। अब सूत्र विश्लेषण में हम ये अभी हम लोगों ने अनुस्वार के विषय में पढ़ा, और अनुस्वार इसलिए उसके तुरंत बाद ये पढ़ना आवश्यक हो जाता है कि ये अनुस्वार क्या है और अनुस्वार पूर्व वर्ण में होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, अर्थात पर वर्ण के साथ मिलने पर इनका क्या आदेश होगा। तो सूत्र महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के 4थे पाद और 58 क्रमांक पर लिखा, अनुस्वार से यही परस वर्णः। तो क्या बताया, अनुस्वार से यही परस वर्णः। तो अब सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र विश्लेषण हम कर लेते हैं। तो अनुस्वार से तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार, अनुस्वार क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हुआ। अब क्या किया, यही और परस वर्णः। तो परस यही का अर्थ क्या है, ये एक प्रत्याहार है, ये क्या है, प्रत्याहार है। अगर इसमें हम देखते हैं तो ये प्रत्याहार है कहां से, हम लोग ये जानते हैं प्रत्याहार, एक बार हम पुनः समझ लेते हैं ये प्रत्याहार कहां से हम लोगों को तैयार मिला। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है जो तुरंत स्वर के बाद आ जाता है, हम लोगों ने पढ़ा हैवरट, ह य व र ट, हैवरट लण इमं गणनम या अंगा इयं गणनम इया मा अंगा इया मा अंगा अणा न म, इमं गणनम हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इमं गणनम झभई, क्या हो जाएगा, झभई। फिर क्या हो जाएगा, झभई हुआ, और इसके बाद हो जाएगा घ ध ध श। फिर क्या हो जाएगा, ज ब ग द द श। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ख फ छ ठ थ च ट त व, और इसके बाद क्या हो जाएगा, क प य। अब देखेंगे हैवरट के या को ले लेंगे और कपई का या ले लेंगे, इन दोनों वर्णों से मिलकर के एक प्रत्याहार हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसे हमने क्या कहा, ये प्रत्याहार। अब ये कि यदि हम सप्तमी कर देते हैं तो ये बन क्या जाता है, यही बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं ये क्या है, एक प्रत्याहार है, जिसमें क्या है कि वर्ण के कौन कौन से आ जाएंगे। अब इसमें देखेंगे पहला वर्ण आ जाएगा, पहला वर्ण हो गया,
दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा और अर्धस्वर हो जाएंगे। तो इन सबको मिलने से क्या हुआ, एक प्रत्याहार मिलकर के तैयार हुआ। ये प्रत्याहार या कह सकते हैं कि हाइब्रिड के या को लेकर के और कपई के या से लेकर के प्रत्याहार हमको मिला, ये प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार हम लोगों के लिए मिलकर के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, प्रत्याहार है। ये क्या है, प्रत्याहार है। ये क्या है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और साथ में क्या हो जाएगा, अर्धस्वर या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या कह सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, अनुस्वार संधि पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण हो जाएंगे और प्लस क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ये प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण आते हैं और साथ में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अब देखते हैं कि परसवर्णः। पर मीन्स क्या होता है, बाद की। पर का अर्थ क्या हो जाएगा, बाद का, बाद के वर्ण, के सवर्णी। अब देखेंगे बाद के सवर्णी। अब कह सकते हैं कि सवर्णी का जो बाद का होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इसको हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, परस्यः सवर्णः, सवर्णी। इस सूत्र से हम क्या कह सकते हैं कि जिस वर्ण का यानी जिस वर्ग का ये सवर्णी होगा वो क्या होगा, अपने पांचवे यानी पर यानी अंतिम वाले वर्ण में ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम वाले वर्ण में बदल जाएगा। तो ये बात हम लोगों की समझ में आगे। पर सवर्ण का अर्थ होता है बाद का सवर्णी वर्ण, या कह सकते हैं वर्ग का, क्या कह सकते हैं, वर्ग का पांचवा वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण। तो वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब हम लोगों के सूत्र विश्लेषण एक बार पुनः समझ लेते हैं। सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। तो अनुस्वारस्य का अर्थ हो जाएगा अनुस्वार, और यही का अर्थ हो जाएगा एक प्रत्याहार है जिसमें वर्ण के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे और प्लस अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और क्या है, परसवर्ण है, यानी परसवर्ण बाद की सवर्णी अर्थात परस सवर्णी ही वर्ग का पांचवा वर्ण जो आता है वो संधि वर्ण हो जाएगा या आदेश वर्ण हो जाएगा। तो इसको एक तालिका के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखेंगे ये क्या हुआ, पूर्व वर्ण। हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व वर्ण। पूर्व वर्ण में क्या हो जाएंगे, अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वार। परवर्ण, क्या हुआ, परवर्ण, परवर्ण, परवर्ण हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, संधि वर्ण, या कह सकते हैं इसको आदेश। क्या कहा जा सकता है, आदेश। अब देखेंगे अनुस्वार हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि परवर्ण में अब क्या है, ये है। तो ये को अभी हम लोगों ने समझा कि ये क्या है, प्रत्याहार है और उसमें हाइब्रिड के या से लेकर के कपय के या तक आते हैं। ठीक, तो इसमें हम कहते हैं क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ और क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। च, छ, ज, झ इया हो जाएगा। फिर टा हो जाएगा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, ता, था, द, धा, ना, पा, फा, ब, भा और मा। और फिर क्या हो जाएगा,
य र ल व। अब ये वर्ण हो जाएंगे, इतने वर्ण होंगे और इन सब के साथ क्या होगा, अनुस्वार होगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वार ही होगा। इनके साथ हो या पूर्व वर्ण में कोई अनुस्वार होगा। ठीक, अब संधि वर्ण में हम ये ध्यान देते हैं कि यदि संधि वर्ण का वर्ग के साथ, यदि इसमें पूर्व वर्ण में क्या है, अनुस्वार है और का वर्ग के साथ अगर मिल रहा है तो इसका पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। अब इसमें क्या, अनुस्वार के साथ यदि चवर्ग से कोई वर्ण मिल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। टवर्ग के साथ मिल रहा है तो अड़ा हो जाएगा, टवर्ग के साथ मिल रहा है तो ना हो जाएगा, पवर्ग के साथ मिल रहा है तो म हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अब इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो ये या रा ला वा मिल रहा है, या रा या व रा ला मिल रहा है, ये क्या हो जाएंगे, ये कहां पर आएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि अनुस्वार के साथ यदि का वर्ग के साथ मिलेगा अंगा बनेगा, च वर्ग के साथ मिलेगा तो इया बनेगा। अनुस्वार यदि ट वर्ग के साथ मिलेगा अणा हो जाएगा, अगर ट वर्ग के साथ मिल रहा है तो ना हो जाएगा, प वर्ग के साथ मिल रहा है तो पा हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं हम लोग कि इसका क्या हो जाएगा। जैसे गम और क्या हो जाएगा, गा, गम धन गा। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या मिल रहा है, पूर्व वर्ण। ये पूर्व वर्ण है और पूर्व वर्ण कैसा होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए। तो पूर्व वर्ण में हम लोगों को अनुस्वार मिल रहा है। फिर क्या कहा, परवर्ण। परवर्ण में क्या होना चाहिए, इनमें से कोई भी व्यंजन होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि ये अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बनाएगा। तो गा क्या है, कवर्ग का है, गा क्या है, कवर्ग का है। तो इसलिए कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा और बनेगा क्या, गंगा। क्या हो जाएगा, गंगा। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, गंगा। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं शंख। क्या हो जाएगा, शन प्लस ख बराबर क्या हो जाएगा, सा क्या है, आप देखते हैं अनुस्वार है और खा क्या है, व्यंजन है कवर्ग का, और ए क्या हो जाएगा, फिर अपने पांचवें वर्ण को बनाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, शंख। क्या लिख सकते हैं, शंख लिख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अन प्लस क्या हो जाएगा, अन धन कित। अब देखें अन धन कित, आ पर अनुस्वार है और क्या है, इसके बाद हमको क्या मिल रहा है, कवर्ग मिल रहा है और कवर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंकित। क्या हुआ, अंकित। ठीक, अगला हम वर्ण हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, खन प्लस जा। अब इसमें देखते हैं ये क्या, खा मिला अनुस्वार के रूप में और ये जा मिल रहा है, तो जा किस वर्ग का है, चा वर्ग का है और इसका पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, खंजा। क्या हो जाएगा, खंजा। अगला हम उदाहरण हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा, घन प्लस टा। अब देखते हैं घा के ऊपर अनुस्वार है और टा जो है टा वर्ग का ही पहला वर्ण है और ये क्या होगा, अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, घंटा। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, ठन प्लस क्या हो जाएगा, डा बराबर क्या हो जाएगा, ठा मिला और फिर क्या मिल रहा है, डा ही मिल रहा है और क्या हो जाएगा, ये ठंडा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक वर्ण देख रहे हैं आप पांचवें वर्ण में बदल रहे हैं। तो अगला उदाहरण और हम देख लेते हैं कि हाँ देखेंगे मन प्लस थनम। अब देखते हैं कि इस तरह से अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मन प्लस थनम में संधि होगी, तो मन प्लस थनम में संधि क्या है, परस वर्ण संधि है और इसका सही संधि क्या होगा,
माँ पर अनुस्वार है, इसके बाद हमको क्या मिला, था मिल रहा है। था किस वर्ग का है, तवर्ग का है, और ये तवर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, ना है, तो इनके मिलने से क्या बन जाएगा, ना, और ये हो जाएगा मंथनम। क्या हो जाएगा, मंथनम। अगला हम उदाहरण देख लेते हैं, पम धन पा। पा वर्ग का है और अनुस्वार है, और इसके साथ फिर पा मिल रहा है, तो इनके मिलने से क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण बनाएंगे तो माँ हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा पंपा। क्या हो जाएगा, पंपा। अगला हम देख लेते हैं, अगला देखते हैं, मन प्लस द। तो माँ पर अनुस्वार है और द हो जाएगा, द तवर्ग का है और इसका अंतिम वर्ण क्या है, ना, तो बराबर हो जाएगा मंदा। तो इस तरह से पूछ लेता पंपा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग ये जानते हैं कि यदि माँ क्या है कि अर्धवर्ण के रूप में जब आ रहा है, तो इससे पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा, और हो जाएगा पमधन पा बराबर पंपा। इस तरह से और कई उदाहरण हम कंठस्थ कर सकते हैं, या इनको अभ्यास के द्वारा इस संधि को मंथन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम उदाहरणों को रटते हैं तो ऐसी स्थिति में केवल 2, 4, 10, 20 उदाहरण हम लोग कंठस्थ कर पाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो हमें वो कठिनता का अनुभव कराते हैं। तो इसलिए हम लोगों को उदाहरणों को रटना नहीं है, बल्कि एक लॉजिक से, एक सरल तरीके से उसको समझना है। तो हम देख सकते हैं कि मन, जैसे मन प्लस दा दिया, मंदा दे दिया, अगर पूछा गया मंदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो मन प्लस दा हो जाएगा। तो मंदा में संधि कौन सी होगी, परसवर्ण संधि हो जाएगी। परसवर्ण संधि का संधि सूत्र क्या है, अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा तब इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। परसवर्ण यानी परसवर्ण संधि का परसवर्ण संधि, परसवर्णी परसवर्ण संधि का सूत्र क्या है, तो अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण। तो अनुस्वार से यानी अनुस्वार हो जाएगा, यही क्या है, प्रत्याहार है। परसवर्ण यानी अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।